discovery of electron आपको मालूम भी होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, किसे जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, लेकिन टोटल क्रेडिट जो है उसका थॉमसन को जाता है। जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बताया था वो एक्सपेरिमेंट था आपका CRT एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, CRT एक्सपेरिमेंट थॉमसन CRT एक्सपेरिमेंट। इसमें देखिए इन्होंने क्या लिया था, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको कैथोड रे ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्यूब में इन्होंने मेटल के दो इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड आपका कैथोड कहलाता है जिसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड और अगला इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहा गया जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो सेटअप बनाए, क्या कंडीशन ली थी, इसमें इन्होंने गैस ली, उस गैस को इन्होंने बहुत ही स्मॉल प्रेशर पर और हाई पोटेंशियल डिस्टेंस, ये दो चीजें उसमें इन्होंने ले रखी थी। ऐसा करने से क्या हुआ था डिस्चार्ज में, जब उन्होंने गैसेस को लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिस्टेंस में रखा तो कैथोड से एक तरीके की इनविजिबल रेज निकली जो कि एनोड की को एक्सपेरिमेंट क्या किया कि when a high voltage of the order of 10,000 volts, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने लगाया वो 10,000 वोल्ट का था और जो प्रेशर था वो अप्रॉक्स 10 की पावर -3 mm का था। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इस डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड इलेक्ट्रिक से एक इनविजिबल रेज निकली जो किधर गई, एनोड की तरफ जा रही थी। चूंकि ये रेज कैथोड से निकली थी इसीलिए इनको कैथोड रेज। When a high voltage of the order of 10,000 volts or more was impressed across the electrode, some sorts of invisible rays move from the negative electrode to the positive electrode. है ना, negative electrode से positive electrode की तरफ move कर रही हैं। Since the negative electrode is referred to as a cathode, electrode को हम cathode कहते हैं इसलिए इसको cathode ray कहा गया। अब इसकी और स्टडी करने के लिए क्या किया गया था कि एनोड को परफोरेटेड कर दिया था, यानी एनोड में छोटे छोटे होल कर दिए गए थे। अब क्या हुआ, जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया और हमारे इलेक्ट्रोड से जो इनविजिबल रेज निकली वो एनोड में किए हुए होल से उसके बाहर ट्यूब पर हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल जो जिंक सल्फाइड का प्रयोग होता है, जब वो उस रेज उस फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराएंगे उसमें ग्लो शाइन हुई, चमक पैदा हुई। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से। That speed इसको कोट कर दिया गया जिंक सल्फाइड, दिस इज द फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो यहाँ पर इन्होंने
अब ऐसा क्या हुआ होगा तो कैथोड की सिलेक्टिव देखी तो सेटअप था इनका लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर इन्होंने गैस लिया तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर ऐसा क्या हुआ जो ये रेज निकली ये कहा गया कि वो गैसेस की वजह से रेज नहीं है ये जो गैस उसके अंदर दी गई थी वो रेज गैसेस से नहीं है वो रेज एक्चुअली वाकई में कैथोड की प्लेट से नहीं निकली इसीलिए उनको कैथोड रे आगे फर्दर इन्होंने स्टडी की और कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई उस प्रॉपर्टीज देखी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि cathode rays travel in straight line away from the cathode with very high velocity ranging from 10 to the power 9 to 10 to the power 11 seconds. पहला पॉइंट क्या कहता है कि cathode rays जो है ये सीधी रेखा में चलती है ये कैसे प्रूव हुआ कि सीधी रेखा में चलती है क्या किया गया था कि cathode rays के ही रास्ते में इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो जब कैथोड रेज इससे आई तो पीछे इस ऑब्जेक्ट की शैडो है यानी रेज इसको पार करके नहीं जाती तभी तो पीछे की शैडो बनी तो इससे ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती इसकी वेलोसिटी काफी हाई है बहुत तेजी से चलती है इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट की जगह यदि हम यहाँ पर कोई स्मॉल छोटे पिन बीन रख दें जैसे सर्किट के पैडल रखे होते हैं ये बहुत बड़ा होता है लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉल पिन बीन रखा तो कैथोड रेज पिन से टकराई ये बहुत तेजी से आ रही है इनका हमने देखा वेलोसिटी 10 पावर 9 to 10 पावर 11 सेंटीमीटर रेंज का है जब ये टकराई तो स्पीड व्हील से तो स्पीड व्हील से मोशन होने लगा वो घूम गया तो घूमने से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन में वो कैथोड रेज का मास और उसमें काइनेटिक एनर्जी है घुमाने वाली एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी तभी तो उस पिन भी को घुमा गई तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकला कि कैथोड रेज का जो मास उसमें पार्टिकल है जिससे वो बना हुआ है उसमें मास है और उसमें काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं These rays are invisible. देखो ये रेज इनविजिबल थी पर इनको कैसे पता चला कि रेज हमें उन्होंने क्या किया इस ट्यूब के एनोड के पीछे की ट्यूब की वॉल पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से उसकी कोटिंग कर दी जब वो रेज उससे टकराई उस पर ग्लो आया तभी उन्हें पता चला कि हाँ यहाँ से एक रेज निकली जो पाथ में तो इनविजिबल थी लेकिन यहाँ टकराने पर हमें पता चला कि नहीं यहाँ एक रेज नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कैथोड रेज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज हमारी जा रही है सपोज ये जा रही है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी एक तरफ पॉजिटिव फील्ड और एक तरफ नेगेटिव फील्ड तो कैथोड रेज इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया या कंक्लूजन निकल के आया कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव ये प्रूफ होता है कि वो नेगेटिव पार्टिकल से बनी है सेम रिजल्ट हमें मैग्नेटिक फील्ड में भी मिला जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोवाइड चलाया गया वहां की डिफ्लेक्शन हुआ उससे भी ये शो हुआ कि ये कहीं ना कहीं चार्ज था कैथोड रेज का शेल चेंज हो गया कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू thin sheets of aluminum and metal and can cause hydrogen in gases through which they pass ये पॉइंट कहता है कि कैथोड रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफी ज्यादा है यदि एल्युमिनियम और अन्य मेटल की थिन शीट से पावर और अगर इनके रास्ते में कोई गैस है अगर इनको किसी गैस से होकर के गुजर है तो वो गैसेस को भी आयनाइज कर देती है अब यही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ से निकल रखा है कि किस तरह से कैथोड रेज को देखा कि वो कैथोड से निकल रही है क्या हुआ होगा उसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी कि कैथोड रेज जो है गैसों को आयनाइज करती है अब हमने इस डिस्चार्ज में क्या किया था गैस निकली गैस निकली
तो जब कैथोड रेज जब गुजरी उससे तो भाई वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम है वो उससे टकराए, टकराने से उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और वही इलेक्ट्रॉन जो जा करके हमारे आगे की स्क्रीन से टकरा है, ये तो चीज भी होगी। तो यहाँ पे ग्रुप हो गया कि ये गैसेस को भी आयनाइज करती है। When these rays fall on a material having high atomic mass, new type of penetrating rays of a small wavelength are emitted because of X-ray. इसके अलावा एक और ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जब कैथोड रेज के रास्ते में कोई ऐसा मेटल हमने लिया जिसका बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास है, तो जब भी उससे टकराने के बाद भी उसमें से एक नई तरह की पेनिट्रेटिंग रेज निकली थी जो काफी लो वेवलेंथ की थी, उसको एक्स-रे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट E/m है, ये कहां से आया? इसके लिए थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने कैथोड रेज या जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा है उसका चार्ज टू मास रेशियो बताया। क्या क्या है इसमें? कैथोड रेज को इन्होंने पहले मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट की, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उस रेज को पहले मैग्नेटिक फील्ड से गुजरा, जो पाथ निकल करके आया उसको इन्होंने देखी। फिर फर्दर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाई और कैथोड रेज को गुजरा, उसकी पाथ की स्टडी की। दोनों की पाथ को स्टडी करके इन्होंने जो वैल्यू बताई थी एम की, that is equal to minus 1.76 into 10 की power 11 कूलम पर किलोग्राम, that is minus 1.76 into 10 की power 11 कूलम per kilogram is the charge of the electron and m is the mass of the electron। तो इससे यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट हमारी कूलम होती है और मास जो है हमारा किलोग्राम है, यूनिट कूलम पर किलोग्राम। अब इसके बाद में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है मिलिकन। मिलिकन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट थीम था पॉइजो एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 ग्राम। कभी कभी जब क्वेश्चन आता है उसमें साइंटिस्ट का नाम दे देते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट दे देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे आपका मिलिकन का ही है तो वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट के नाम से आ गया, या थॉमसन का इलेक्ट्रॉन की या सीआरटी एक्सपेरिमेंट करके आ गया, तो जस्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी। इसलिए मैंने यहाँ बताया कि मिलिकन का एक्सपेरिमेंट था आपका वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की चार्ज को कैलकुलेट किया, दैट इज वैल्यू ऑफ -1.6 into 10 की पावर -19। अब हमें E/m वैल्यू पता हो गई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो गया। अब इसकी हेल्प से इन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया, क्या आ जाएगा, that is equal to E/m हमें मालूम है, जिसमें E हमें पता है और m निकाला, E equal to का -1.76 into 10 की पावर 11 कूलम पर ग्राम। E हमें पता चल गया, E कितना था, -1.6 into 10 की पावर -19, m निकल आएगा equal to -1.6 into 10 की पावर -19 divided by 1.76 into 10 की पावर 11,
जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो यहाँ से तीन चीजें हमें मिली। इलेक्ट्रॉन के लिए E by m वैल्यू आई माइनस 1.76 into 10 की पावर 11 ग्राम पर किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आया, माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 ग्राम। और मास कितना आ गया, m बराबर है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। एक पॉइंट मैंने बीच में छोड़ दिया था, दैट पॉइंट इज these rays were independent of the material of electrode and the gas in the charge। ये एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही गैस के साथ नहीं किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेस को लेकर किया गया, डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किया गया, लेकिन हर बार जो रिजल्ट आया वो सेम है, यानी कि E by m वैल्यू जो है हर गैसेस के लिए जो भी गैस इस्तेमाल की जा रही थी, हर जो भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे थे सभी के लिए वैल्यू कांस्टेंट आ रही। तो इससे ये निष्कर्ष ये कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन का E by m जिसको स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है, स्पेसिफिक चार्ज का मान जो होता है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही वो इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ से एक चीज और निकल करके, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गैसेस को लेकर के किया तो हर बार नहीं पाया कि E by m वैल्यू सभी के लिए सेम थी। तो एक कंक्लूजन ये भी निकल करके आया कि गैसेस में ये जो पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि सभी गैसेस में पाया जा रहा है और एक ही गैस। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल आया कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द इसकी E by m वैल्यू को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब जब एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, क्योंकि कहा जाता था कि मैटर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये हुआ कि अगर एटम में कोई नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। उस पर फिर साइंटिस्टों ने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इसमें नाम आता है गोल्डस्टीन का, जिनको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। E by m भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो एक्सपेरिमेंट सीआरटी का एक्सपेरिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हुआ था, सेम वही एक्सपेरिमेंट यहाँ भी किया गया था, उसमें कुछ चेंजेस थे। वही सीआरटी ट्यूब को वहां ले गई थी, वही सीआरटी ट्यूब यहाँ पर गोल्डस्टीन ने ली। क्या हुआ था देखो, गोल्डस्टीन यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड। हमने अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कैथोड परफोरेटेड नहीं लिया होता, मतलब चित्रित कैथोड नहीं लिया होता, लेकिन यहाँ पर कैथोड जो है वो परफोरेटेड है। बस ये इतना ही डिफरेंस है, बाकी एक्सपेरिमेंट वही लो प्रेशर पर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी कराया गया था। तो क्या हुआ था, Goldstein used a perforated cathode in the modified cathode ray tube. It was observed that when a high potential difference was applied between the electrodes, not only cathode rays were produced, but also new type of rays were produced simultaneously from anode moving towards cathode. It passed
और हाई पोटेंशियल डिफरेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता था, तो कैथोड से एक नॉन विजिबल रेज निकलती है। गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि जब ऐसा हो रहा था उसी समय ही साथ साथ में एनोड से भी एक तरह की रेज निकल रही थी जो कैथोड की तरफ जा रही थी। अब चूंकि ये रेज एनोड से ऐसा माना गया कि एनोड की तरफ से निकली, इसलिए इनको एनोड रेज नाम दिया गया। और चूंकि यहाँ पर जो कैथोड लिया गया था वो परफोरेटेड कैथोड था, यानी इसमें पूरे कैनाल्स बनाए गए थे, तो वो रेज एनोड उस कैनाल्स से होती हुई एनोड के पीछे की वॉल पर ग्लो क्रिएट करेगी। तो चूंकि कैनाल से पास हुई थी, इनका नाम कैनाल रेज भी। तो प्रोटॉन में कैनाल रेज या एनोड रेज अब ये रेज एनोड से आई है, क्या हुआ जो अभी हमने सीआरटी में पढ़ा था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हमने गैसेस, तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे दैट इलेक्ट्रॉन उस गैसेस के मॉलिक्यूल्स या एटम से टकराए, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जब उस एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो पॉजिटिव दैट पॉजिटिव स्पीशीज, वही पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो आपके कैथोड यानी परफोरेटेड कैथोड से निकल करके उनकी बॉल पर ग्लो करेंगे। तो एक्चुअल में वो रेज वो कहाँ से, वो क्या थे, वो कोई रेज नहीं, वो क्या थे, वो एक तरह के टाइम्स थे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स या गैसेस एटम्स में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिटिव पार्ट उनका बचा, दैट इज द कैनाल रेज और एनोड रेज। इनकी स्टडी की गई और ये पाया कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स से बनी हुई, जिनको पॉजिटिव रेज या धन किरणें भी कहा गया। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल की कैथोड रेज की जाती है, जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही थी। आपकी एनोड रेज या पॉजिटिव रेज भी जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। इनकी वेलोसिटी जो है कैथोड रेज के कंपैरिजन में कम थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ इससे क्या निकला रिजल्ट कि पॉजिटिव रेज जो है ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है। होमोग्राफी प्लेट पे इफेक्ट करती है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसकी E/M है।
केस में हमें E by m वैल्यू जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट के फॉर्म में है। जिस तरह से सीआरटी एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज में बहुत सारे गैसेस और पूरे इलेक्ट्रोड्स के मेटल्स को अलग अलग से एक्सपेरिमेंट किए थे और लंबा नहीं पाया गया कि E by m वैल्यू जो है पॉजिटिव रेस के केस में क्या हो रहा है, जब एक गैस ली गई उसके लिए E by m का मान कुछ और आया, दूसरी गैस ली गई उसके लिए E by m का मान कुछ और आया। मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन आया कि डिफरेंट गैसेस के लिए जो E by m मोलेकुलर चार्ज टू मास रेशियो था वो अलग अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं जिसको हमने हाइड्रोजन गैस लिखा हो या हीलियम में, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला He2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ये तो पॉजिटिव पार्टिकल है। हमने हाइड्रोजन लिया, इलेक्ट्रॉन निकाला, H प्लस में कन्वर्ट हुआ। जब हमारे पॉजिटिव पार्टिकल हर बार अलग अलग है तो उसका मास भी अलग अलग आ रहा है, तो मास अलग अलग आने की वजह से क्या हुआ कि E by m वैल्यू की पॉजिटिव रेस के केस में डिफरेंट है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन आया कि पॉजिटिव रेस के केस में जो E by m वैल्यू थी वो गैसेस के नेचर पर है। गैस हमने बदल दी, रेगुलेटर डाले, तो दैट मींस पॉजिटिव रेस के केस में E by m वैल्यू इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर हम हाइड्रोजन के E by m वैल्यू की बात करें कैसे निकाला गया होगा, E by m को हाइड्रोजन के लिए जो आया था दैट इज 9.57 × 10⁻⁷ कूलम्ब पर किलोग्राम आया था। इसी तरह से हीलियम के लिए निकाला गया तो कुछ और आया, दैट मींस E by m वैल्यू जो है पॉजिटिव रेस की अलग अलग थी। अब यहाँ से एक चीज ये आई, इसको प्रोटॉन कैसे नाम दिया गया होगा। जब हम इन्होंने क्या किया कि जब गैस बार बार चेंज कर रहे थे तो पॉजिटिव पार्ट लगभग अलग अलग था, तो जो मटेरियल बच रहा था यानी इलेक्ट्रॉन निकलने से गैस में से दैट इज द पॉजिटिव पार्ट थे, तो सबका अलग अलग है। अब प्रोटॉन किस केस में उसको कहेंगे, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकल गया क्या बचा, H प्लस बचा, दैट इज द प्रोटॉन। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस ली गई थी उस दौरान जो पॉजिटिव पार्ट भी निकला था दैट इज प्रोटॉन। बाकी अदर गैसेस के केस में हम उसको प्रोटॉन नहीं कहेंगे, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट। ओनली इसी केस में हम उसको प्रोटॉन कहा, केवल हाइड्रोजन के केस में।
अंदर में पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी हो गई और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हो गई। तो साइंटिस्ट के माइंड में ये आया कि आखिर एटम के अंदर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है या प्रोटॉन कहाँ रहता है। तो इसके एक्सप्लेन करने में सबसे पहला मॉडल जो आया था वो वाटरमेलन मॉडल आया था थॉमसन का, इसको प्लम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है या थॉमसन वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन आप सभी ने देखा हुआ है, सभी ने देखा है ना, आप उसको कट करिए रेड पार्ट और अंदर उसमें सीड एम्बेडेड रहते हैं। कुछ वैसा ही थॉमसन ने यहाँ पर भी बताया कि एटम जो है वो स्फेरिकल पार्ट है, स्फीयर है, उस स्फीयर में जो पॉजिटिव पार्ट है वो जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट पूरा फैला हुआ है, ठीक उसी तरह से उस स्फीयर में पॉजिटिव पार्ट पूरा फैला हुआ है और वाटरमेलन की सीड उसमें दैट इज लाइक अ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से वाटरमेलन में आप देखो रेड पार्ट है उसका सीड उसमें एम्बेडेड है, ठीक उसी तरह से उन्होंने इस एटॉमिक मॉडल में ये भी बताया था कि एटम के अंदर क्या है, एटम एक स्फीयर है, उसका पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन उसमें जगह-जगह फंसे हैं। जैसे कि पुडिंग जब बनाते हैं उसमें हम रेजिन डाल देते हैं या ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ठीक वैसे ही इनका ये मॉडल जो है ना, he proposed that the positive charge is spread over a sphere in which the electron are emitted to make the atom as a whole nucleus. This model was much like the reasoning in pudding and is also known as the Thomson plum pudding model। मैंने आपको बताया कि plum pudding model भी कहते हैं और watermelon model के नाम से भी जाना जाता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या कमियां थी? Consider mass to be evenly spread across the atom। इन्होंने ये कहा था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी इससे फैला हुआ है। ये बाद में अभी आपको क्लियर होगा, जिसके बाद जब गलत होता एक्सपेरिमेंट आएगा तब आपको क्लियर होगी नहीं ऐसा नहीं था, पूरे जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरे एटम में नहीं फैला हुआ। तो ये चीज उनकी रॉन्ग हो गई। ये स्टैटिक मॉडल था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और साथ ही में एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। ये तो बताया कि एटम न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैंने पूरा स्प्रेड करके बताया कि पूरा सर्किल में स्फीयर में स्प्रेड है और नेगेटिव चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। तो ये तो मैंने बता दिया कि वो न्यूट्रल है, पर ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल है। इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ आता है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था। ये उससे पहले हम देख लें पेनिट्रेशन पावर ऑफ डिफरेंट रेडिएशन क्या क्या पावर, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने अल्फा रेज दी थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और कई जगह पेनिट्रेटिंग पावर से जुड़ा हुआ है। तो हमें पहले जानना है कि डिफरेंट रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग पावर क्या क्या होती है। डायग्राम में आप देख रहे हो कि अल्फा रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इतना कम है कि वो पेपर को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है ना। कितना कम पेनिट्रेटिंग पावर है इसका कि पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। बीटा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर इन कंपैरिजन टू द अल्फा पार्टिकल ज्यादा है, ये पेपर और एल्युमिनियम की शीट को भी पार कर ले रहा है। गामा रेज का उससे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर और न्यूट्रॉन का पेनिट्रेटिंग पावर देखिए वो मेटल पेपर को क्रॉस करता है लेकिन कंक्रीट को क्रॉस नहीं कर पाता। तो इसी आधार पर रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में? Rutherford in his experiment directed high energy stream of alpha particles from a radioactive source
at a thin foil of gold. वो इतनी thin foil थी, उसकी thickness 100 नैनोमीटर। आप सोच सकते हो कितनी पतली foil हो रही है। The foil was surrounded by a circular fluorescent zinc sulfide screen। आप डायग्राम में देख भी सकते हो। यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिव सब्सटेंस लिया था, जिस सब्सटेंस से जो है अल्फा पार्टिकल एमिट हो रही थी, सब्सटेंस लिया था दैट इज द अल्फा पार्टिकल एमिटर। उसके बैक में इन्होंने यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड की फॉइल बहुत ही थिन थी, जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर की हुई थी, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक सर्कुलर पाथ से जो कवर कर दिया था, सराउंड कर दिया था, और उस सर्कुलर पाथ को जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी। अब क्या हुआ? ऐसा करने के बाद में जब अल्फा पार्टिकल उन्होंने उस गोल्ड की फॉइल पर गिराया, तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हुए 90 डिग्री से कम के एंगल पे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जिनका डिफ्लेक्शन 90 से ज्यादा के एंगल पर था, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो वापस अपने पाथ पर लौट गए। कुल 4 तरह के पॉइंट्स यहाँ पर। अब उन्होंने इन पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकाला? अच्छा, अब यहाँ पर ये था, कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली, साइंस में किसी भी मेटल की फॉइल। तो रीजन ये था, उनको यहाँ पर एक बहुत ही थिन फॉइल चाहिए थी, ऐसे समझ लो जैसे वो मोनोएटॉमिक फॉइल, मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स ना हो, इतनी ज्यादा थिन हो कि उसमें एटम की केवल एक या दो लेयर भी आ जाए। क्योंकि भाई मान लो अगर ये मोटी फॉइल है तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा इस एटम से किसी और एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए, आगे किसी और एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए, और अगर हमने मोटी तो किसी और एंगल पर रिफ्लेक्ट हो, तो रिजल्ट आता वो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही थिन शीट गोल्ड की। गोल्ड जो है नोबल मेटल है, यानी कि बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए भी उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। डिफ्लेक्शन तब भी होगा, लेकिन इतने ज्यादा जब आपने लिया कि थिक शीट ले ली, सबके साथ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो तो रिजल्ट आप एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे। दैट्स व्हाई उन्होंने बहुत ही जितनी पतली हो सकती थी उतनी पतली थिन शीट गोल्ड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या बोलेगा? गोल्ड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक चीज और थी, गोल्ड का एटॉमिक वेट भी ज्यादा था, बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट भी पॉजिटिव, मतलब उसका वेट ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा होगा, बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट भी वहां हैं। तो अब रिजल्ट में देखो क्या मिला आपको। डिफ्लेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, कुछ रेज जो है वो सीधे चली गई, कुछ 90 से ज्यादा के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, कुछ 90 के कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ जो है वापस भी चली। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज empty। भाई वो ये सीधी चली गई, ज्यादातर लगभग 90% रेज होती, 90% रेज में वो बिना डिफ्लेक्ट हुई सीधी निकल गई। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का बहुत ज्यादा भाग जो है वो खो गया, यानी empty। Positive charge in most of the mass is concentrated at a small portion which was called nucleus। अब जो बहुत थोड़ी से अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुई थी, अब अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम से जब हीलियम जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो जो पार्ट होता है दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज था, और न्यूक्लियस जहां से वो डिफ्लेक्ट हुआ तो डिफ्लेक्ट हुआ, वहां भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज को रिपल्शन करते हैं। अब यहाँ से एक चीज और बताते हैं, आपने अभी जो थॉमसन के मॉडल में पढ़ा था, थॉमसन ने क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट सही होता, ये सही होता,
तो जितनी भी अल्फा पार्टिकल उस पर गिराए गए थे वो सारे के सारे डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ था। लगभग 90% अल्फा रेज जो है वो सीधे चले गए, तो यहाँ से भी आपकी थॉमसन की थ्योरी जो है फेल हो गई। ठीक, अब जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो जो अल्फा पार्टिकल कुछ न्यूक्लियस के पास से गुजरा होगा वो डिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो इससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम के सेंट्रल पार्ट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मास कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वहीं से अल्फा पार्टिकल हमारे डिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट करके आए। Volume of nucleus is negligible small compared to the volume of an atom. जो सेंट्रल पार्ट मैंने बताया, जहां पर बताया कि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज वहां पर रहता है, उस पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, यही से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस। इसके बाद क्या समझे कि न्यूक्लियस जो है वो पूरे एटम को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है पूरे एटम की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल है। कुछ ऐसे मान लो जैसे हम क्रिकेट के फील्ड में बैठे हुए हैं, अपनी बॉल को हमने उस फील्ड के सेंटर पे रख दिया, आपको क्रिकेट की फील्ड कितनी ज्यादा बड़ी है ना, तो कुछ ऐसा हिसाब होता है यहाँ पर जो उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वो उस एटम की वॉल्यूम से कहीं ज्यादा अंतर रखे, इसमें 1 लाख गुना। Electron revolve around the nucleus due to the electrostatic force between positive nucleus and negative electron. कहाँ बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, और ये जो घूम रहे हैं वो किस वजह से घूम रहे हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी फोर्स के कारण वो रिवॉल्व। आगे देखिए दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। Consider an alpha particle of mass and moving, हमने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल ले लिया है, सपोज ये अल्फा पार्टिकल है, हमको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, दैट हैविंग अ कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास जो है उन्होंने m ले लिया है, मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है अभी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं, डिस्कवरी किसकी हुई है अभी तक, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो एक न्यूक्लियस हमने बना दिया। अब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ v वेलोसिटी से बढ़ रहा है, ठीक है, at any given time, कोई भी टाइम दिया है, at this alpha particle approaches the nucleus, क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट ये भी है, न्यूक्लियस का भी पॉजिटिव पार्ट है, तो अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है उधर, लेकिन आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो कुछ दूरी तक जाएगा, जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अब रिपल्शन काम कर रहा होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो जा करके रुक जाएगा, है ना, सपोज ये यहाँ तक आ गया, यहाँ पर ये रुक गया, रुक जाने से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस समय क्या होगी, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, 0, इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, अब एनर्जी तो थी उसमें, एनर्जी कहाँ जाएगी, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर है, जहाँ वो पार्टिकल आ करके जुड़ गया है, ये जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेकर के जहाँ वो पार्टिकल, दैट डिस्टेंस इज नोन एज आर नॉट या डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अपवर्ड। इसी को कहा जाता है कि कोई सेम चार्ज वाला पार्टिकल न्यूक्लियस में कहाँ तक जा सकता है, उनके बीच में जो डिस्टेंस हुआ दैट इज क्लोजेस्ट अपवर्ड। कितना पास पार्टिकल उसके जा at a certain distance r naught from the nucleus, the alpha particle will stop है ना, r naught distance पे करोगे आप and then start retracing its defected path. This distance is called the distance of closest approach. अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये half mv square is the kinetic energy है, वो किसमें किसकी इक्वल हो गई, उसके potential energy, that is represented by the ze, उसका एटॉमिक मास है 2e upon r. What half mv square is equal to 1/4 pi epsilon naught z into p upon r square. इस फॉर्मूले का यूज करके आप r स्क्वायर अब क्या हुआ था कि जब एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट की डिस्कवरी हो गई, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, है ना, कोई ना कोई किसी भी फील्ड में करते रहते हैं। तो बात आई मास, एटम के मास। तो एटम का मास होता है, अभी जब कहा है कि एटम में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसका मास इनके बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मास आ रहा था वो इनकी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा था, तो उसमें रदरफोर्ड ने मिलता नहीं। एटम में कोई ऐसा पार्टिकल भी है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है और वो न्यूट्रल है। यहाँ से निकल करके आई डिस्कवरी ऑफ discovery of neutron was actually made about 20 years after the structure of atom. जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, उसके भी 20 साल बाद, यानी काफी टाइम के बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसके कई सालों के बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और ये डिस्कवरी पर क्रेडिट है वो चैडविक को जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो पहले ही रदरफोर्ड ने बता दी थी। उसके बाद मैंने बताया कि मास जब देखा जा रहा था एटम का, तो मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास की इक्वल नहीं आ रहा था, तभी उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है और उसका मास प्रोटॉन के ही मास के बराबर है। उस समय उन्होंने इसको न्यूट्रॉन कह दिया था। इसकी डिस्कवरी चैडविक ने की थी। क्या उन्होंने कि चैडविक bombarded beryllium with a stream of alpha particle. He observed that जैसे बेरिलियम या बोरॉन ये हल्के एलिमेंट्स होते हैं, जिनके ऊपर उन्हें अल्फा डोनट का बम्बार्डमेंट कराया। तो क्या रिएक्शन आई हमारी, बम्बार्डमेंट कराने से उन्हें एक नई तरह की पेनिट्रेटिंग रेज मिली जो कि न्यूट्रल थी। उसी रेज को ही न्यूट्रॉन कहा गया। Beryllium is 4 that particle is known as a neutron. इसका मास किसके बराबर था, मास ऑफ प्रोटॉन is equal to the mass of neutron.
that is 1.672 into 10 की पावर -27 किलोग्राम। लगभग दोनों की वैल्यू ऐसी ही होती है 1.673 है into 10 की पावर -27 किलोग्राम। इन दोनों की वैल्यू जो मास की वैल्यू थी वो लगभग ये कैसा पार्टिकल था ये न्यूट्रल पार्टिकल। इसकी इन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई अच्छा ये बताओ क्या हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन पाया जाता है नहीं तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एटम में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये उदासीन कण है कैसे पता किया होगा इन्होंने जब इसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया तो इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ से पता चलता है ये निर्भर है इनमें सीधे कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश नहीं। even m value even m value will be 0। नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अभी आपने देखा था गोल्ड कॉइन वाला कि उन्होंने गोल्ड की कॉइन पर अल्फा फंक्शन पहुंचाया करेगी तो उसके जो भी रिजल्ट्स उनको मिले थे उसी रिजल्ट को बेस मान करके उन्होंने एक मॉडल दिया था दैट इज नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक। क्या पॉइंट्स थी इसकी according to this model an atom consists of a heavy positively charged nucleus where all the protons are present। समय तक अभी न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया था न्यूट्रॉन क्या कहा कि एटम जो है वो बहुत छोटा सा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है उसके बीच में पॉजिटिव पार्ट पाया जाता है दैट पार्ट इज the magnitude of positive charge on the nucleus is different for different atoms right right protons के नंबर तक atoms में different है जो positive part होगा अगर हम different atom की बात करेंगे तो वो magnitude भी positive charge का different। the volume of the nucleus is very small and is only a minute fraction of the total volume of the atom। इस पॉइंट में पहले बताया था कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम उस पूरे एटम के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है बिल्कुल ना के बराबर है। दैट इज अगर हम दोनों की डायमीटर को कंपेयर करें तो एटम का डायमीटर सपोज 10 की पावर -8 रेंज का है और डायमीटर न्यूक्लियस की 10 की पावर -13 है दोनों का जो डिफरेंस अगर दैट इज 10 की पावर 5 दैट इज 1 लाख यानी न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स या 1 लाख टाइम्स ज्यादा है। There is an empty space around the nucleus। न्यूक्लियस के बाहर जो है खाली स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। The number of electrons in an atom is always equal to the number of protons। क्योंकि आपको पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो number of proton is always equal to the number of electrons। Last point electron revolve round the nucleus in closed orbit with ions। हमने ये बताया था कि सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमना।
ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। क्यों कहा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्यों उन्होंने कहा? बाकी और पहले के मॉडल्स में नहीं गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर में ऑर्बिट्स में पाए जा रहे हैं और वहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके चक्कर लगा रहे हैं। क्या होगा सोचो, अगर वो रिवॉल्व नहीं कर रहे होंगे, अगर रिवॉल्व नहीं कर रहे होते तो हम ग्रेविटेशन कैसे होगा, कैसे नीचे आ जाते हैं? हाँ, आपको पता है न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज है। अगर वो रिवॉल्व नहीं कर रहे होंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और एटम का अस्तित्व या एक्सिस्टेंस जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने कहा भाई एटम तो है, तब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये भी उनके मेन पॉइंट्स थे। ठीक, उनकी थ्योरी में भी कुछ कमियां थी, ये भी बहुत सी सारी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इनके बाद भी और मॉडल्स आए, तो पहले देखते हैं कि इनके ड्रॉबैक्स क्या कमियां अभी भी रह गई थी इनके मॉडल में, जिससे कि एक्सप्लेन नहीं हुआ। Drawbacks according to classical electromagnetic theory, क्या कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? इससे ये कहा कि यदि एक कोई चार्ज पार्टिकल है वो किसी दूसरे अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल के चारों तरफ यदि घूम रहा है तो कंटिन्यूअस वो एनर्जी का एमिशन करेगी, यानी एनर्जी उसकी लगातार कम होती जाएगी। ये मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट था। अब अगर ऐसा है भाई रदरफोर्ड ने तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? भाई न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। ये थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई दो पार्टिकल जिन पर अलग अलग चार्ज है, यानी वो अपने चार्ज में गिर है, तो उनमें से अगर एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के चारों तरफ घूम रहा होता है तो क्या होगा? उसके घूमने से सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो कंटिन्यूअस उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी, दैट पार्टिकल मतलब एक एक्सीलरेटेड पार्टिकल हो जाएगा, उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ रहा होगा, धीरे धीरे मूव कर रहा है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो धीरे 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 आता हुआ क्या होगा? एटम में गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, स्टेबल है। तो ये चीज जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हुआ था। सेकंड पॉइंट कहता है if the electrons move energy continuously, the observed spectrum should be continuous and the observed spectrum should be continuous, but the actual observed spectrum consists of the well-defined lines of different. क्या है स्पेक्ट्रम? ये ऐसे मान लो जब किसी प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो जब वो प्रिज्म से पास होती है तो उसमें 7 कलर्स के पैटर्न, जो रेनबो कलर का पैटर्न होता है वो पैटर्न आता है, तो दैट इज आवर स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह से रेडिएशन के केस में भी ऐसा होता है, उसके लिए स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में हो सकते हैं या वो वेवलेंथ के फॉर्म में हो सकते हैं, या वो जो पैटर्न हमें मिलेगा वो फ्रीक्वेंसीज का पैटर्न हो सकता है बढ़ती हुई या घटती हुई, या वेवलेंथ का पैटर्न हो सकता है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये क्यों ऐसा हो रहा था किसी एटम के केस में, या लाइन स्पेक्ट्रा क्यों मिल रहे थे, ये भी आपके रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़ा है अभी। Visible है? Gases are black conductors of electricity. Their conductivity may be increased by. हमें पता है गैसेस जो है ब्लैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। भाई गैसेस एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी वो चार्ज फॉर्म में होती है ना। बट उनकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की
जा सकती है? ऑप्शन 1 कहता है क्या प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को भी बढ़ा दें, या ऑप्शन बी कहता है डिक्रीजिंग द प्रेशर एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच का उस प्रेशर को भी कम कर दिया जाए। या तीसरा ऑप्शन कहता है कि डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। क्या हो सकता है इसमें? अभी आपने सीआरटी एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। सीआरटी एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? एक तो प्रेशर बहुत लो कर दिया था और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर दिया गया था। तो कैथोड रेज क्या थी? वो इलेक्ट्रॉन थी, वो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे ना, तो हम क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the cathode rays experiment demonstrated that क्या करना हमने? alpha particle are the nuclei of helium atom। cathode rays experiment सभी ने भी पढ़ा है, सभी जानते हैं क्या हुआ है? क्या अल्फा पार्टिकल लिए गए थे उसमें सीआरटी एक्सपेरिमेंट में? the E/F ratio for the particle of the cathode rays varies gas to gas। इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने E/F वैल्यू निकाली थी कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो E/F वैल्यू निकाली थी क्या वो गैस टू गैस वेरी कर रही थी? नहीं, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट बताई थी। कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यस, दैट्स वन। नेक्स्ट, द मास ऑफ एन एटम इज सिंपली कॉल्ड कंटीन्यूअस। ये भी निकाला हमने, तो ऑप्शन सी इज the specific charge of cathode rays। the specific charge is the E/M ratio को ही specific charge कहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। पहला ऑप्शन है depend on the nature of gas, या depend on the material of the discharge tube, या depend on the potential difference between cathode and anode, या is a universal constant। यस, कैथोड रेज में हमने पढ़ा कि E/M वैल्यू का उसकी स्पेसिफिक चार्ज जो होता है दैट इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट, कैथोड रेज आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन पढ़िए, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ओनली प्रोटॉन, बी only nucleus of atom, C positive density of atom, or only from all the positive particles present in the atom। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनी है, एनोड रेज क्या बताया था? एनोड रेज प्रोटॉन से तब हम कहेंगे बनी हुई है जब हम अपने डिस्चार्ज में हाइड्रोजन को ले रहे हैं। हमने यहाँ ये तो नहीं कहा कि हमने डिस्चार्ज में हाइड्रोजन को लिया है, हमने ये क्या एनोड रेज से बनी है? किससे बन रही थी? जो भी गैस का मॉलिक्यूल हम उसमें ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या पार्ट बन रहा था? पॉजिटिव पार्ट। दैट इज द पॉजिटिव डेरिवेटिव ऑफ द। नेक्स्ट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट which established the linear model of the atom used a beam of, क्या यूज करने हैं? फर्स्ट ऑप्शन सबको मालूम है, अभी हमने पढ़ा, क्या लिया था? हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल। डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द हीलियम न्यूक्लियाई व्हिच। नेक्स्ट, E/M ratio of a particle of charge 2 unit and mass 4 AMU। E/M ratio निकलना है, उस पर चार्ज कितना है? 2 यूनिट का है, यानी 2 into 1.6 into 10⁻⁹ और मास 4 mu है। निकालोगे इसको, फॉर्मूला नहीं सवाल। नेक्स्ट, if nucleus and atom are considered as perfect sphere with the diameters 4 into 10⁻⁻15 m and 3 to 10⁻⁻10 respectively, then the ratio of volume of nucleus and atom should be
हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है न्यूक्लियस और एटम का। तो वॉल्यूम की हमने एज्यूम क्या करी है, परफेक्ट स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³ लगा दिया हमने दोनों ने। हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर से रेडियस पता कर लेंगे। दोनों फॉर्मूले में पुट करके हमने न्यूक्लियस से एटम के साथ में उसका वॉल्यूम रेशियो जो भी ऑप्शन है। अपने नेक्स्ट क्लास